हो गया। जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन चलेगा 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का आगे का सेशन। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का सेशन हो गया था, तो आज का सेशन चलेगा। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उसके उपयोग। इसका नेक्स्ट सेशन जो है स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। चलिए देखते हैं भूमि संसाधन। इसके आगे का सेशन में पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में यहाँ तक मैं बता दिया था, यहाँ तक लेक्चर इसका हो गया है भूमि संसाधन। तो मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूमि संसाधन, भूमि के मतलब क्या होता है? भूमि के मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए, कैसे इस पर वहन किया जाए, इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ कि भूमि जो है वो नेचुरल है। भूमि जो है वो भगवान की देन है। भूमि को इंसान नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक बहुत अच्छा तोहफा है, जो जिस पर भूमि जैसे पृथ्वी भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिस पर प्राणी निवास करते हैं। पृथ्वी जैसा हमारे सौर मंडल में 7 से 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिस पर पृथ्वी एकमात्र ऐसा है जिस पर जीवन संभव है। अगला है कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीव, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होने के कारण इसे मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कृषि वानिकी के मतलब होता है कि कृषि के तहत आप भूमि पर कृषि जो कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं। पशुचारण, ये इसी भूमि पर पशु चरा रहे हैं। मत्स्य पालन के मतलब होता है मछली का पालन। इसी भूमि पर आप तालाब बना रहे हैं और इसी तालाब में मछली का पालन किया जाता है। खनन के मतलब है कि इसी भूमि पर, इसी पृथ्वी के इसी भूमि पर एक खनन की प्रक्रिया होती है। खनन के मतलब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर अगर कोयला निकल रहा है, पृथ्वी के अंदर कोई अगर धातु निकल रहा है, धातु के कहने का मतलब हुआ कि लोहा निकल रहा है या तांबा निकल रहा है या एल्युमिनियम निकल रहा है, तो ये सारे के सारे धातु जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है और पृथ्वी से जो खोद कर जो बाहर निकाला जाता है उसी को खनन कहा जाता है। तो ये खनन की प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? इसी भूमि संसाधन के तहत हो रहा है, इसी भूमि पर हो रहा है। वन्य जीव, देखिए एक होता है वन्य और एक होता है वन्य जीव, दोनों में बहुत अंतर है। ई वन का मतलब होता है जंगल, इसके क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल। और वन्य जीव का मतलब होता है इस जंगल में रहने वाले प्राणी को वन्य जीव कहा जाता है। तो ए वाले वन में और इस वाले वन में बहुत अंतर है। तो इसी धरती पर, इसी भूमि पर, इसी पृथ्वी पर वन्य जीव भी पाए जाते हैं। वन्य जीव कहने का मतलब कि वन मतलब जंगल, और जो जंगल है इसी जंगल में जो जीव जंतु रह रहे हैं, जो जीव जंतु रहते हैं उसी को कहा जाता है वन्य जीव। क्या कहा जाएगा? वन्य जीव। तो एक वन होता है, इस वन का मतलब जंगल होता है और इस वन का मतलब होता है जंगल में रहने वाले प्राणी। परिवहन के मतलब क्या हुआ? यातायात का साधन। यातायात का साधन, इसी को परिवहन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाएगा? परिवहन कहा जाएगा। तो ये परिवहन की जो प्रक्रिया है, ये जो यातायात साधन है, वो कहाँ हो रहा है? इसी पृथ्वी पर हो रहा है, इसी भूमि संसाधन के तहत हो रहा है। संचार के मतलब, संचार किसे कहते हैं? जो संदेशों का आदान प्रदान करता है। संदेशों का आदान प्रदान जो करता है, संदेशों का जो आदान प्रदान करेगा उसी को संचार कहते हैं। तो संदेश का मतलब क्या होता है? समाचार। समाचार किसके तहत जाएगा? तो संचार के माध्यम से। संचार में क्या आएगा? जैसे में अखबार आएगा।
और अभी तो सबसे फेमस चल रहा है मोबाइल। तो संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मोबाइल है। पहले के समय में जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तब पहले चलता था फैक्स। फैक्स फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स। फार अवे जीरोक्स का मतलब होता है जो पहले जब हमारे देश में टेक्नोलॉजी का सुविधा नहीं था, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय एक जगह से दूसरे जगह जब संदेश को पहुंचाया जाता था तो दो तरीका बहुत फेमस था, एक था फैक्स और एक था डाक। डाक के माध्यम से क्या होता था कि एक संदेश को दूसरे जगह संदेश पहुंचाने में महीनों का समय लगता था। फैक्स में ऐसा नहीं होता। फैक्स एक मशीन होता है। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जीरोक्स। कहने का मतलब है कि कहीं दूर बैठे व्यक्ति को अगर कोई संदेश हमको पहुंचाना है तो जीरोक्स के माध्यम से पहुंचाएंगे। एक्स का मतलब होता है जीरोक्स, एफ के मतलब फार, ए का मतलब अवे और एक्स का मतलब जीरोक्स। फार अवे जीरोक्स कहने मतलब फार मतलब दूरी होता है। कहीं दूर बैठे व्यक्तियों के पास अगर हमको कोई संदेश पहुंचाना होता था तो फैक्स के जरिए पहुंचाया जाता था। एक फैक्स मेरे जगह है और एक फैक्स दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के पास है। अब दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के पास है। अब कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको कोई संदेश अगर दिल्ली पहुंचाना है तो हम अपने फैक्स के मशीन से दिल्ली बैठे व्यक्ति के कोड के सहारे, फैक्स कोड मशीन में एक कोड होता था, हम अपनी मशीन में जब फैक्स एक लेटर लिख करके डालेंगे और उस फैक्स के मशीन वाला में अगर कोड हम डालेंगे तो दिल्ली वाले फैक्स मशीन में जीरोक्स के रूप में जो संदेश अपने मशीन में डाल रहा हूं वही संदेश जीरोक्स के रूप में दिल्ली चला जाएगा। जिस व्यक्ति के पास हमको संदेश भेजना है उसको कहते हैं जीरोक्स। डाक क्या कहता है? डाक तो पहले डाकिया लेकर जाता था, इसमें पैदल भी होता था। जो संदेश पहुंचाने का जो प्रक्रिया था वो पैदल भी था और घोड़ा के साथ भी होता था। इसमें उस समय एक बड़ा फेमस एक मोरक्को के, शायद मोरक्को के एक यात्री था। आप लोग के 12th के इतिहास में बड़ा ऐसा दिलचस्प कहानी है जो पढ़ना है इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता जब मोरक्को से आया था तो इब्न बतूता भारत के जब यात्रा किया, भारत में जब आया तो भारत के डाक व्यवस्था को देखा तो वो बड़ा अचंभित हुआ। अचंभित क्यों हुआ? क्योंकि जब पहले डाक व्यवस्था था वो पैदल डाक व्यवस्था था और एक जो होता था वो घोड़ा वाला होता था। अब जो पैदल जो व्यक्ति जाता था संदेश लेकर, वो संदेश हर एक मील के मतलब होता है 1500 मीटर। एक मील बराबर 1500 से 1600 मीटर होता है। तो एक व्यक्ति अगर कोई पैदल जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर पैदल जा रहा है तो 1 मील पर जाने के बाद वो रुक जाएगा और जब 1 मील पर रुकेगा तो उसको 3 व्यक्ति मिलेंगे और 3 व्यक्ति भी संदेश लेकर वहां बैठा हुआ है और तीनों व्यक्ति संदेश को एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा। एक व्यक्ति दूसरों को देगा लेटर और वो व्यक्ति इसको देगा और दूसरा व्यक्ति फिर तीसरा व्यक्ति को देगा हर 1 मील पर। अब ये व्यक्ति जो है ये इधर से जा रहा है तो 1 मील पर जाने के बाद संदेश जो इधर से व्यक्ति जो आया है ये संदेश इसको देगा और ये संदेश इसको देगा। ये व्यक्ति यहीं से फिर रिटर्न हो जाएगा और ये व्यक्ति फिर इधर से रिटर्न हो जाएगा। अब ये व्यक्ति जब आगे 1 मील जाएगा तो 1 मील पर जाने के बाद इस पर 3 व्यक्ति और यहाँ पर होते थे। ये था पैदल डाक यात्रा। एक था घोड़ा वाला। घोड़ा पर जो व्यक्ति जाता था वो 3 मील तक, कितने मील तक? 3 मील तक जाता था और 3 मील पर जाने के बाद वहां 3 व्यक्ति घोड़ा लेकर आता था। 3 व्यक्ति और इधर से जाने वाला व्यक्ति और इधर से आने वाला व्यक्ति ये संदेश इसको देता था और ये संदेश इसको देता था। तो ये भारत का डाक व्यवस्था था। पहले डाक व्यवस्था भारत में 2 तरह का बड़ा फेमस था, जो पैदल डाक व्यवस्था था और एक घोड़ा पर जाने वाला। तब पैदल वाला 1 मील पर जाने के बाद एक्सचेंज हो जाते थे और जो घोड़ा से जाता था वो 3 मील पर जाकर एक्सचेंज हो जाते थे, मतलब कि ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ता था। तो आगे चलते हैं। संचार समझिए। संचार कहा जाता है जो संदेशों को आदान प्रदान करने की जो सुविधा होता है। जैसा अभी मोबाइल बड़ा फेमस चल रहा है, पहले जीरोक्स चलता था, पहले फार अवे जीरोक्स चलता था, फैक्स चलता था, डाक चलता था और एक और था ईमेल। ईमेल मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी होता है तो यह ईमेल आईडी पर अगर संदेश पहुंचाना होता था तो अपने ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पर हम कोई लेटर लिख करके हम सेंड कर सकते थे। चलिए, ये था भूमि संसाधन। आगे चलते हैं।
आगे भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप के मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब प्राकृतिक देन भी होता है। कहीं कहीं परीक्षा में क्या पूछेगा, अगर एग्जामिनर को अगर फंसाना हो तो वो कभी कभी क्या पूछेगा कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप को कह देगा कि प्राकृतिक स्वरूप बताओ भाई, कि प्राकृतिक स्वरूप क्या है? स्वरूप के मतलब होता है कि उसकी बनावट, स्वरूप के मतलब क्या हुआ? बनावट। भौतिक, भौतिक मतलब प्राकृतिक। कहने का मतलब कि जो भारत की जो भूमि है, भारत की जो भूमि है उसका बनावट जो है वो कैसी है, और वो बनावट कैसी? बनावट किसी इंसान की नहीं, जो भगवान ने बनाया है, जो प्राकृतिक ने बनाया है, और जो भारत की जो बनावट प्राकृतिक ने दे दिया उसका बारे में बता रहा है। तो अगर एग्जामिनर को फंसाना होगा ना एग्जाम में, तो ये भौतिक की जगह प्राकृतिक दे देगा और प्राकृतिक की जगह ये भौतिक दे देगा। तो भौतिक के मतलब होता है प्राकृतिक। तो हमारे भारत में जो हमारे भारत का जो जमीन है ना, हमारे भारत का जो स्वरूप है पृथ्वी का, वो 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार का है। मैदानी भाग है, मैदानी भाग जो भारत में है वो 43% है। मैदानी भाग जो भारत में है वो 43% है। मैदानी के मतलब का होता है कि वो समतल वाला इलाका जहाँ पर कृषि किया जाता है, जहाँ पर खेती किया जाता है, जहाँ पर शहर बसी हुई है, जहाँ पर गांव बसी हुई है। तो भारत में टोटल 100% का, भारत की भूमि 100% का 43% जो भूमि है वो मैदानी इलाका में आता है। मैदानी इलाका में नदियां बह रही है, मैदानी इलाका में तालाब है, नदी, मैदानी इलाका में शहर बसा हुआ है, मैदानी इलाका में ही कंपनियां हैं, मैदानी इलाका में ही गांव बसा हुआ है, मैदानी इलाका में ही बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है, मैदानी इलाका में ही किसान लोग कृषि करता है, खेती करता है। तो सोच लीजिए कि मैदानी इलाका में कितना सारा चीज आता है, और मैदानी इलाका के जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है? 43% है। तो मैदानी इलाका में ही सारा चीज आएगा। हम लोग जो जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो शहर या गांव किसी पठारी इलाका में नहीं है, किसी पर्वतीय इलाका में नहीं है। वो जो है वो किस इलाका में पाया जाता है? वो मैदानी इलाका में है। कॉमन सेंस की बात है, प्रेजेंट और माइंड की बात है। कोई पर्वत पर कैसे घर बना सकता है? नहीं बना सकता है। कोई पहाड़ पर कैसे घर बना सकता है? हाँ, ऐसे नहीं है देयर इज नथिंग समथिंग बेटर देन गुड समथिंग, ऐसा नहीं है। जहां जरूरत होगा वहां तो बना ही सकता है, लेकिन जानबूझकर अगर मैदानी इलाका में जिसका जमीन है, घर रहने की जरूरत है, वो पहाड़ी इलाका में क्यों जाएगा? नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी का शौक से कुछ गलत नहीं कर सकता है, शौक से नहीं। गलती से गलत हो जाए वो अलग बात है। तो मैदानी इलाका का जो परसेंटेज भारत में है वो 43% है। मजबूरी में लोग क्या नहीं कर देता है, जब मैदानी इलाका में जिस व्यक्ति का घर बनाने की जगह नहीं होगा वो तो पहाड़ पर्वत पर जाएगा ही जाएगा। दूसरा है पर्वत। अब मैदानी इलाका जो होता है वो समतल होता है। पर्वत जो है ना, पर्वत जो होता है वो नीचे का आकार जो होता है चौड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, और ऊपर वाला जो इलाका होता है, ऊपर वाला वो नोकीला होता है। क्या होता है? नोकीला। ध्यान से सुनिएगा, पर्वत का जो आकार होता है वो पर्वत नीचे से चौड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते इसका चौड़ाई में कमी आता है, इसका चौड़ाई कम जाता है, और ऊपर जाने के बाद इसका जो नोक है, सबसे ऊपरी सिरा जो होता है वो नोकीला होता है। इसको कहते हैं पर्वत। क्या कहेंगे? पर्वत। तब भारत में जो पर्वत वाला जो इलाका है वो 30% का है। कितना का है? 30% का। आगे है पठार। जो पठारी इलाका जो भारत के भूमि पर है, भारत के भूमि पर जो पठारी इलाका है वो मात्र 27% है। और पठार का जो बनावट होता है वो इस प्रकार से होगा, नीचे का आकार जो होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर जाते जाता इसका चौड़ाई में कमी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कमी पाया जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो ऊपर सबसे ऊपरी जो सिरा होता है वो मैदान जैसा होता है। देखिए, नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत चौड़ा है, ऊपर जाते जाते थोड़ा सा क्या हुआ, ये पतला होते गया, लेकिन एकदम ऊपर जाने के बाद नोकीला नहीं है जैसे पर्वत में था। पर्वत में जो था ऊपर वाला इलाका नोकीला होता है, लेकिन पठार का ऊपरी इलाका जो होता है वो मैदानी इलाका होता है, मैदान जैसा होता है, ऊपर जाकर समतल होता है, उसको कहते हैं पठारी इलाका। तो मैदानी इलाका भारत में 43%, पर्वत जो है वो 30% और पठार जो है वो 27% पाया जाता है भारत में। अब भारत में, अब पर्वत में तो पर्वत अकेले भाई है। पर्वत, भारत में पर्वतों की कमी नहीं है, बहुत सारा पर्वत है, लेकिन इसका जो है सिर्फ पर्वत ही तो है, वहां पर और कोई काम तो नहीं हो रहा है। और जो पर्वत जो है सिर्फ अकेले 30% है। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पर्वत पर और कुछ नहीं है, पर्वत पर सिर्फ बर्फ है,
पर्वत पर सिर्फ पत्थर है, पर्वत पर सिर्फ पहाड़े हैं, पत्थर हैं। पठारी इलाका में क्या है, पठारी में सिर्फ पत्थर है, पेड़ पौधा भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं पठारी वाला इलाका में। अब ये जो है वो 27% है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि मैदानी इलाका में पूरा का पूरा जीवन ही मैदानी इलाका में है। पूरा जीवन, पृथ्वी का जो पूरा जीवन है वो मैदानी इलाका में है। और मैदानी इलाका कितना परसेंट है, मात्र 43% है, मात्र 43%। जो भारत का पूरा जीवन मैदानी इलाका में है। पूरा गांव का गांव इसी में से है, पूरा शहर इसी में है, पूरा मैदानी, पूरा तालाब इसी में है, पूरा नदियां इसी में बह रही है मैदानी इलाका में। तो ये था भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। ये प्रकृति की देन है, ये हमें प्रकृति ने दे रखा है, ऐसा ही बनावट है। प्रकृति ने ही कहा कि पर्वत का जो बनावट होगा वो इस प्रकार का होगा, पठार का जो होगा वो उस प्रकार का होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं किया है कि पर्वत के नीचे वाला भाग को चौड़ा कर दिया और ऊपर वाला भाग को जाकर नुकीला कर दिया, कोई इंसान नहीं, ये भौतिक स्वरूप है, ये प्रकृति की देन है। तो ये था भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मृदा संसाधन। इसको कहते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी कहते किसके हैं? मिट्टी जो है वो मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही मिट्टी कहा जाता है। अब बहुत अच्छा चीज है, बता रहे हैं आप लोग को। मिट्टी जो है वो मिट्टी पृथ्वी की, मिट्टी बनने में 1 साल नहीं लगेगा, मिट्टी बनने में 2 साल नहीं लगेगा, मिट्टी बनने में 4 साल नहीं लगेगा, मिट्टी बनने में 100 साल नहीं लगेगा, मिट्टी बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तब जाकर मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी जो है वो अकेले नहीं बना है, मिट्टी असंगठित पदार्थों का मिश्रण होता है। असंगठित पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि उसको कोई एक अनुपात में नहीं मिलाया गया, कोई एक निश्चित अनुपात में मिलाकर मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ। वो कंकड़ से बना, वो पत्थर से बना, वो पत्थर के टूटने फूटने से बना, वो पेड़ पौधे की पत्तियां से बना, पेड़ पौधों की छालों से बना, जीव जंतुओं के मरने से जो उसको मांसपेशियां हैं, जो उसको मांस है, उसके गलने सड़ने से बना। तो मिट्टी असंगठित पदार्थों का निर्मित पदार्थ है। असंगठित क्या मतलब होता है कि कोई सीमा नहीं है कि काची से बन रहा है, कितना अनुपात में है। तो असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पतली परत को ही मृदा कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा ना इसके बारे में कुछ हम डिटेल बता रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए। जब मृदा की बात आया है तो थोड़ा सा हम इसको बता दे रहा हूं। क्या है ये मृदा? मृदा जो है मिट्टी का जो अध्ययन होता है, जिस अध्ययन में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं जिस किताब में, उसको कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मृदा का अध्ययन जो हो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारत में जो मिट्टी है वो मिट्टी कई प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मिट्टी जो है वो 6 प्रकार के नहीं, 7 प्रकार के नहीं, पूरे 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन जो 10th क्लास में, 10वीं कक्षा में जो मिट्टी की प्रकार पढ़ना है वो मात्र 6 प्रकार का ही मिट्टियां का पढ़ना है। तो हम जिक्र जरूर कर दूंगा 8 मिट्टी का, लेकिन 6 ही पढ़ना है तो आप लोग मैं 6 ही पढ़ाऊंगा। मिट्टी जो है वो मिट्टी की जो परत है, मिट्टी की परत जो है वो मिट्टी की परत 5 प्रकार की होती है। मिट्टी की परत जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला होता है O, फिर होता है A, फिर होगा B, फिर होगा C और फिर होगा R। मिट्टी की परत, भारत में मिट्टी की परत 4-5 प्रकार की पाई जाएगी, 5 प्रकार के पाई जाती है। मिट्टी की पहली परत जो है उसको O कहते हैं, मिट्टी की जो दूसरी परत है उसको A कहते हैं, मिट्टी की तीसरी परत को B कहते हैं, और चौथी को C और 5वीं को R कहते हैं। O के मतलब ऑर्गेनिक होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। क्या कहेंगे? कार्बनिक। A B C तो नाम दिया गया, मिट्टी की परत को A-B-C सिर्फ नाम दिया गया। असली मतलब O का मतलब होता है, जो O के मतलब ऑर्गेनिक होता है, जो कार्बनिक होता है। R के मतलब रॉक होता है, रॉक के मतलब होता है चट्टान। क्या होगा? चट्टान। रॉक का मतलब होता है चट्टान। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ऊपरी परत है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उस परत को ऑर्गेनिक परत कहते हैं या कार्बनिक परत कहते हैं।
कार्बनिक परत कहने का मतलब हुआ कि इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस मिट्टी में उपजाऊ ज़्यादा होता है, इस मिट्टी में फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा पाया जाता है। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं जिस मिट्टी में उपजाऊ की मात्रा ज़्यादा होता है, उत्पादन क्षमता ज़्यादा होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ से बना है। जो सबसे पतली परत होती है वो ओ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिट्टी की परत की सबसे पतली परत कौन होगी? तो सबसे पतली परत ओ कहते हैं। ओ के मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। जो ओ के मिट्टी की परत ओ में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ओ जो है इतनी पतली होती है कि हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है, इतनी पतली होती है। ये जो खेत में जो हम लोग पटवन करते हैं, पटवन करने के बाद मटियां एक खेत से जब दूसरे खेत में जब बहकर चली जाती है तो मिट्टी की कौन सी परत जाएगी? तो मिट्टी की ओ वाली जो परत होती है वो ऊपर से ऊपर चली जाती है। ये इतनी पतली होती है कि अगर घर में अगर दरवाजे पर अगर झाड़ू मारिएगा तो वो जो होती है उड़ करके चली जाएगी, हवा के झोंकों के साथ ये उड़कर दूसरे जगह पर चली जाती है। वो कौन सी परत है? वो परत है जो हम लोग जो छोटा छोटा जो खेत में बीज बोते हैं वो पतली परत ओ में बोई जाती है। हम लोग ओ में बोते हैं। जैसे मान लीजिए प्याज अगर रोपना है, लहसुन अगर रोपना है, चाहे कोई सब्जी का बीज अगर बोना है, तो कौन सी परत में बोएंगे? ओ में बोएंगे। अगर किसी फसल का बीज बोना है, धान का बीज बोना है या गेहूं का बीज बोना है, तो मिट्टी की कौन सी परत में बोएंगे? परत ओ में बोया जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन एक था कि प्याज जो है वो प्याज मिट्टी की किस परत में, पिछले साल झारखंड बोर्ड में सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम देखे थे कि प्याज का जो बोआई होता है, जो बीज होता है ना, तो प्याज का जो बोआई होता है वो मिट्टी के किस परत में होता है? तो वो भी कहाँ होगा? ओ में होगा। जो छोटे छोटे जो पौधे लगाए जाते हैं, छोटा छोटा जो पौधा लगाया जाता है उसकी जड़ें जो है वो कहाँ तक जाएगी? ए तक जाएगी। जैसे कहने का मतलब है, एक बड़ा फेमस है कि जैसे एक मूली और एक गाजर, तो मूली और गाजर की जो जड़ें हैं, मूली और गाजर जमीन तक जहां तक जाती है वो मिट्टी कौन में जाती है? ए में जाती है। जैसे कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मूली और गाजर की जो तना है मिट्टी की किस परत तक जाती है? तो वो कौन परत में जाएगी? ए परत में जाएगी। जो सब्जी जो लगाया जाता है, सब्जी का जो गाछ होता है, जो पौधा छोटा होता है, उसकी जड़ें जो है वो किस मिट्टी के परत तक जाएगी? ओ तक जाएगी। और जो मध्यम वर्ग के जो पौधे होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, आम हो गया, जो छोटा जिसको हाइब्रिड जो आया है, तो वो सब की जो अमरूद आम की जो जड़ें हैं वो किस मिट्टी के परत तक जाएगी? बी तक जाएगी। और छोटे छोटे घर के जो बिल्डिंग का जो नींव रखा जाता है, जिसको हम पिलर कहते हैं, तब पिलर जो है वो मिट्टी के किस परत में जाएगा? ए में, बी में जाएगा। जो घर की जो नींव रखा जाता है, जहां हम लोग जमीन को खोदकर ऊपर पिलर लाते हैं, जिसको स्तंभ कहा जाता है, वो मिट्टी की कौन परत में खोदाई होगा? बी में होगा। सी में क्या होगा? सी में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, शहरों में जो 100 तल्ला 200 तल्ला का जो बिल्डिंग बनता है, उसमें जो खुदाई होता है वो सी में जाता है। जो बोरवेल जो होता है, जो जिसको हीरा बोरिंग अपनी भाषा में कहते हैं, वो भी मिट्टी की कौन परत में जाएगा? सी में जाएगा। इसमें जो है सी में जो है वो छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं। मिट्टी की कौन परत में छोटी छोटी चट्टानें पाई जाएगी? सी में पाई जाएगी। मिट्टी की कौन सी परत? सी में। मिट्टी की परत सी में छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं। जैसे जब हम लोग बोरिंग करावे जाते हैं, जब बोरवेल जब कराते हैं जमीन के अंदर, तब बोरवेल कराते समय जमीन के अंदर भी पत्थर मिलता है। जब छोटा छोटा पत्थर मिला और जब पत्थर को तोड़ करके फिर दोबारा जमीन में अगर चला गया, मिट्टी में अगर मिल गया बोरवेल, तो वो समझ जाइए कि मिट्टी की कौन सी परत है? सी परत। कौन सी परत? सी परत है। आगे है आर परत। मिट्टी की कौन सी परत? आर परत है। आर परत कहने का मतलब रॉक। क्या? रॉक। ये ऐसी मिट्टियां हैं, मिट्टी की एक ऐसी परत है जिसमें बहुत भयानक भयानक चट्टानें मिलेगी, बहुत विशाल विशाल चट्टानें मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से
पृथ्वी के ऊपर जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, चट्टान नजर आते हैं, पर्वत नजर आते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी एक इसी तरह से बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, चट्टान मिलते हैं। तो मिट्टी की कौन सी परत में जाएगी? वो और के मतलब ही होता है चट्टान, रॉक के मतलब क्या होगा? चट्टान। तो सबसे निचली परत क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। सबसे ऊपरी परत को ओ के मतलब ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक वाले मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी की सबसे जो निचली परत होती है उसको आर कहते हैं। आर मतलब चट्टान। सबसे निचली परत आर, सबसे ऊंचली परत ओ, ऑर्गेनिक। ये हम मिट्टी की परत। चलिए मिट्टी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। परत के बारे में बता दिए। तो मिट्टी जो है वो असंगठित पदार्थों का एक मिश्रण होता है। मिट्टी जो है असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को ही मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं कि मृदा पूरी पृथ्वी को नहीं कहते हैं कि पृथ्वी को जितना हम खुदाई करेंगे, जितना अंदर से मिट्टी निकलते जाएगा उसको मिट्टी नहीं कहेंगे। मिट्टी मृदा जो है पृथ्वी की, भूमि की सबसे ऊपरी पतली परत जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन है जी? सबसे ऊपर कौन है? ओ। फिर क्या है? ए। फिर कौन है? बी। फिर कौन है? सी। फिर कौन है? आर। तो मिट्टी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है, जो पतली होती है, उसी को मृदा कहते हैं। तो पतली में कौन है? वो है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक मतलब कि ओ में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है। तो ह्यूमस की मात्रा किस में अधिक मात्रा में पाया जाएगा? ओ में पाया जाएगा। तो मिट्टी जो पृथ्वी की सभी परतों को मिट्टी नहीं कहा जाता है। पृथ्वी की जो सबसे मेन मिट्टी जो होती है वो ऊपरी वाले पतली परत को ही मृदा कहते हैं। आगे है चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। मिट्टी का निर्माण एक भौतिक प्रक्रिया है। भगवान बनाए, कोई इंसान उसको मिट्टी का निर्माण नहीं किया। वो भौतिक प्रक्रिया है, वो रासायनिक प्रक्रिया है और वो जैविक परिवर्तन से भी होता है। जैविक परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु के मरने के बाद जो उनका बॉडी, उनको जो शरीर का जो मांस है, मांस के जो गलने के बाद वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। पेड़ पौधे की जो छाल होती है, जो पेड़ पौधा की जो पत्तियां होती है, वो पत्तियां को गलने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो जैविक परिवर्तन भी है, वो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। अगला है मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। सही बात है, मृदा जो है वो पारितंत्र का एक प्रमुख घटक है। मृदा जब तक पारितंत्र नहीं होगा तब तक मृदा संभव नहीं है। अगला है मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। सही तो बात है, ये तो नवीकरणीय हुआ। नवीकरणीय तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में ही नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय सब बता चुके हैं। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय होता है ना, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय होता है और अनवीकरणीय होता है। इसका याद करने का हम ट्रिक आप लोग क्या बताए थे? नवीकरणीय उपयोगिता, अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो दो कंडीशन बनेगा, सिर्फ दो कंडीशन बनेगा। वो कंडीशन क्या बनेगा कि या तो उपयोग करने के बाद या तो हमको दोबारा वापस मिल जाए और नहीं तो फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसमें कोई तीसरा कंडीशन नहीं बनेगा। जब हम किसी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं तो या तो वो हमको वापस मिल सकता है उसी अवस्था में, या तो पूरी तरह से वो समाप्त हो सकता है। जैसे में कोयला को एक बार जलाएंगे तो क्या हमको वापस मिलेगा? नहीं। तो कोयला या तो पूरी तरह से जलेगा और नहीं जलाएंगे तो फिर हमको वापस नहीं मिलने वाला। एक बार कोयला जलने के बाद वापस नहीं मिलता है। कोई तीसरा कंडीशन हो ही नहीं सकता है। तो उपयोगिता के आधार पर, यानी कि उपयोग करने के आधार पर एक नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। आगे चलते हैं। आगे है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। हम पहले बता चुके हैं कि मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का जिस सारांश में, जिस बुक में, जिस किताब में अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना। लॉजी को हिंदी में ही क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। देखिए मिट्टी की परत जो हम अभी जस्ट बता चुके हैं आप लोग के कि मिट्टी की परत कितनी होती है। तो देख लिए मिट्टी की परत आप लोग ध्यान से देखिएगा।
इसका सारांश हम बता चुके हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। मिट्टी की जो परत होती है वो 5 परत होती है। कितने परत होती है? 5 परत। कौन कौन होती है? देखिए, मिट्टी की जो है वो 5 परत। पहला होता है ओ। पहला क्या है? ओ। इससे सबसे पतली परत कहा जाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। अभी मैं बताया कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत और सबसे पतली परत को ओ कहते हैं। ओ के मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है, और ह्यूमस की मात्रा जेकरा में उपजाऊ क्षमता ज्यादा होता है। तो उपजाऊ क्षमता जिसमें ज्यादा होगा वो ओ कहलाएगा, जो सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी परत वो इतनी पतली होती है कि हवा के झोंका इसको उड़ा करके लेके चला जाएगा। दूसरा है ए। क्या है? ए। इस परत में छोटे मोटे पौधे लगाए जाते हैं। अभी बोले कि जो छोटे मोटे जो पौधे हैं, जो सब्जियां हैं, वो में लगाए जाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, वो भी अपना घर इसी में बनाता है। जैसे चूहा, चींटियां, ये सब का जो बिल होगा ना, वो मिट्टी के किस परत में? ए परत में होता है। एक ना कंपटीशन का एक हम एमटीएस का एक बार एग्जाम देने गए थे, वहां क्वेश्चन पूछा था कि सांप का बिल मिट्टी के किस परत में बनाया जाता है। तो सांप जो अपना बिल है वो भी यहीं पर बनाता है। तो छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं अपना बिल कहाँ बनाएगा? ए। और अक्सर सांप तो बनाता नहीं है, तो सांप दूसरे के बिल में ए रहता है, तो उसका जो बिल जो दूसरे के बिल में बनेगा वो भी ए में ही होता है। आगे है सी। इस मिट्टी के परत में बड़े बड़े पेड़ों के जड़ पाए जाते हैं। अभी बताएं कि सी में जो है वो बड़े पेड़ों की जड़ पाए जाते हैं, और घर के नींव भी इसी में रखे जाते हैं। घर बनाने के लिए जो पिलर जो दिया जाता है, वो पिलर किस में दिया जाएगा? मिट्टी की सी परत में। ओ सॉरी, बी में। ये बी है, सॉरी, इसको बी कहेंगे। ये जो है वो बी है, दोनों जगह सी रखा गया, ए बी है। अगला है सी। इस परत में छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं। हाँ, पृथ्वी के अंदर भी पहाड़ है, पृथ्वी के अंदर भी पठार है। तो जो छोटे छोटे जो चट्टान पाए जाएंगे वो पृथ्वी मिट्टी के किस परत में पाए जाएंगे? सी में पाए जाएंगे। आर के मतलब ही रॉक होता है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। आर के मतलब रॉक, रॉक के मतलब चट्टान, चट्टान के मतलब होता है बहुत विशाल विशाल। जैसे पृथ्वी के ऊपर जैसे पर्वत है, पठार है, उसी प्रकार धरती के अंदर भी, पाताल लोक में भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा क्या है? चट्टानें पाई जाती है। तो इस परत में बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। पर्वत पर्वत की तरह है, एक पहाड़ की तरह है, विशाल विशाल चट्टानें जमीन के अंदर है। तो उस किस मिट्टी के परत में है? तो आर में है। आर में तो मिट्टी की परत जो है वो 5 होती है। पहला ओ, ए, बी, सी और आर। आर मतलब होता है रॉक, रॉक मतलब चट्टान, ओ मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। अब ए बी सी जो है वो ए बी सी तो नाम दिया है, अल्फाबेट पर इसका नाम रख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब है ज्वालामुखी फटने से लावा के द्वारा बन गए चट्टान पर्वतों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, बड़ा सा ना किताब में बहुत सारा किताब में जिक्र रहता है, टीचर लोग पढ़ाता है कि मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ। मिट्टी एक ही था, काली मिट्टी। कौन? रोकिए उसको। लाइट की